हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर 2023 के द हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस की। जो भी आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा उसकी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आर्टिकल आज हम लोग लेने वाले हैं। आर्टिकल की अगर बात करें तो पहला आर्टिकल है वुमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा। जो वुमेन्स बिल लाया गया था, जो कि मैंने भी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कल की मैंने वीडियो में अपलोड किया है, तो आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे वुमेन्स कोटा जो बिल है उसको कहीं ना कहीं सभी मेंबर्स, जो राज्यसभा के सभी मेंबर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। देखेंगे इसके बारे में क्या आर्टिकल छपा है, कि किस ऊपर डिस्कस है, पूरा आज हम लोग इसको एनालाइसिस करेंगे। अगला जो है, जो आपके एमपी के सीएम है, उन्होंने क्या किया है, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी ओमकार ने इसको यहाँ पे अनवील किया है। उसके ऊपर एक आर्टिकल है चाइना यूएस इंडिया एब्सेंट रहे यूएन के क्लाइमेट एम्बिशन समिट में, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और एक लाइट बल्ब मूवमेंट ऑफ इंडियन वैन मार्केट और साइलेंट किलर, ये हमारा एडिटोरियल का पार्ट है, इसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक अगर बात करें तो पहला है वुमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज वेल एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को यूनानिमसली क्या कर दिया है, एक मत से क्या किया है, पास किया है। और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ ने यूनानिमिटी को दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए लोगों के सामने ये चीज को बताया। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था वो कौन सा था, 128 बिल था। और इसका अगर हिंदी वर्जन देखें तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है इसमें लाया गया, जिसमें 6 क्लॉजेस को कहीं ना कहीं पास किए गए। 214 मेंबर्स जो कि वहां पे प्रेजेंट थे अपर हाउस में, उन्होंने वोटिंग की और पास किए। जो हमारा राज्यसभा है उसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन कौन है अभी, जगदीप धनखड़। ठीक है, और इन्होंने इस बिल पे जो है अपने मोहर लगाई। जो मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं वेलकम किए इस पैसेज ऑफ बिल्स के, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज को लोगों के सामने जताया भी। अमेंडमेंट कहीं ना कहीं कुछ अपोजिशन मेंबर ने भी उसके अगेंस्ट में रहे, लेकिन फिर भी इस बिल को पास कर दिया गया है। ठीक है, और इसी चीज को बताया गया जिसमें टोटल 72 स्पीकर्स पार्टिसिपेशन इन डिबेट दैट मार्क्ड विद पीपल एंड कपलेट्स। अगर आगे की बात करें, जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट हुई कुछ, क्योंकि जो ये बिल था वो किसके ऊपर था, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। और वुमेन एम्पावरमेंट कोई भी बिल को इतनी आसानी से रोकना नहीं चाहता। अब देखिए, अगर सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, वुमेन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाली है। अगर वुमेन्स की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, या जो आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें अगर जो डिवेरेड किया जाता था वुमेन्स को, उसको रोकने की बात हो। और यहाँ पे जो अपोजिशन हुई वुमेन्स के लिए वो हुई है ओबीसी कोटा, क्योंकि एससी एसटी को तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी कोटा को रिजर्वेशन नहीं मिली है। इस चीज के ऊपर बात जो है चल रही है। लैक ऑफ सेपरेशन रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी वुमेन विद 33% की रिजर्वेशन की बात जो है किए जा रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस चीज में ला गया। अगर बिल की टाइटल की बात करें तो क्या है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो मैंने आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में इसको समझा दिया है। ठीक है, अगला बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया है, थर्सडे में जो स्टैचू है जिसके आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनको क्या किया है, यहाँ पे अनवील किया है। आपको आज क्या पढ़ना है, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर यानी 2022 में भी इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन जो है आया था। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ कहाँ पे, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना। और इसको एकता माता की मूर्ति के रूप में, स्टैच्यू ऑफ वननेस के रूप में जाना जाता है, जो 108 फीट टॉल है। ठीक है, और 8वीं सेंचुरी के इंडियन फिलोसफर को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, इंडियन फिलोसफर और थियोलॉजी को दिखाते हैं। ये इसकी डॉक्ट्राइन की, अगर इनकी डॉक्ट्राइन की बात करें तो अद्वैत वेदांत की डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और एमबीएस एकता धर्म प्रोजेक्ट के अंडर में इसको अनवेल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अपना
अगला आर्टिकल है चाइना यूएस इंडिया एब्सेंट एट यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। एम्बिशन समिट में क्लाइमेट की एम्बिशन, यूएन की एम्बिशन सबमिट कराई गई क्लाइमेट के ऊपर, और यहाँ पे जो सबसे बड़े एमिटर यानी कि चाइना, यूएस और इंडिया कहीं ना कहीं एब्सेंट रहे, जो कि कहते हैं कि 42% की जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं, और ये तीनों एमिटर कहीं ना कहीं एब्सेंट रहे हैं किसमें, इस सबमिट में, जो इसमें यूएन जो सबमिट रखी गई क्लाइमेट एमिशन समिट में। ठीक है, और अगर बात करें हम पेरिस एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की तो बात करते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े लेवल तक ये लोग एब्सेंट रहे तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट करना कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकता है, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये बताया कि 2030 तक हमने कहीं ना कहीं नेशनल डिटरमिनेंट्स कंट्रीब्यूशन जो है ग्लासगो में लिया था, और इसको कहीं ना कहीं अपडेट किया था नेट जीरो टारगेट की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन प्लान बनाया था, और उसके साथ साथ जो नई कोल वगैरह हो, ऑयल वगैरह हो, उसको ना यूज करने की और फोसिल फ्यूल को कहीं ना कहीं फेस आउट करने की बात भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर बहुत सारी एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के लिए गए, क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट फंड्स प्लेज वगैरह, इकोनॉमी वाइड प्लान एडेप्टेशन एंड रिलायंस, इन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे क्या बातचीत जो है हुई है। अगर बात करें सभी मेन एमिटर की, जिसमें कि G20 के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहते हैं कि ये इन्होंने अपनी कमेटी कहीं ना कहीं प्रेजेंटिंग किया है, जो हमें अपने कमिटमेंट है वो प्रेजेंट किया है, और 2025 तक और भी ज़्यादा एम्बिशंस कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल वाइड नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आगे और आता रहेगा। ठीक है, और अगर हम क्लाइमेट एम्बिशंस की बात करें समिट की इस ईयर की, तो कहीं ना कहीं हाई रही है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ को बताया जाए, जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि वो 50% जो है इलेक्ट्रिकल पावर को कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना चाहती है, नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करना चाहती है, और साथ ही साथ जो 40% कमिटेड है जो कि पेरिस एग्रीमेंट से, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को चलने में हेल्पफुल करेगी। ये कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया गया है, जिसमें कि एडिशनल कार्बन सिंक कहीं ना कहीं 2.5 से लेकर 3.3 बिलियन तक कार्बन इक्विवेलेंट जो है एडिशनल फॉरेस्ट वगैरह या टी कवर वगैरह जो है 2030 तक इंक्रीज कराने की भी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें आप लोग डेली पढ़ते रहते हो। चलिए आगे बात करते हैं, अ लाइट बल्ब मूवमेंट फॉर इंडियन फैन मार्केट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर हम अगस्त की बात करें, सितंबर की बात करें तो ह्यूमिड वेदर रहा है, लेकिन अगर मई की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्राई हीट का जो है मौसम जो है इंडिया में रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली जो सीलिंग फैन है उसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जो सीलिंग फैन की मार्केट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है जब गर्मियों का टाइम होता है, और इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है, इंपेरेटिव करने की जरूरत है। लेकिन अगर फैन मार्केट की बात करें, ये सक्सेस होती है, और इसके हिसाब से अगर देखी जाए तो हमने फैन मार्केट के अलावा जैसे लाइट एमिटिंग डायोड वगैरह यानी कि एलईडी वगैरह बल्ब्स भी वगैरह भी कहीं ना कहीं मार्केट को उछलते देखा है। जो पॉलिसी इंपरेटिव ड्राइविंग है वो कहीं ना कहीं फैन मार्केट जो कि एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ लाने में, और ग्रोथ किस तरह से, सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि हम लोग जो चेंज कर रहे हैं वो क्लाइमेटिक को ध्यान में रखते हुए उसको चेंज करने की जरूरत है। इंडिया कहीं ना कहीं अपनी गोल्स को, जो हार्मफुल एमिशन है उसको रिड्यूसिंग करने का काम कर रहा है, और जहां पे बात किया है 45% वो 2030 तक कंप्लीट करेगा, जो किसके मुकाबले में, 2005 के मुकाबले में। यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 रिडक्शन हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग जो इकोनॉमिक है, कंज्यूमिंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें करने की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, वहाँ पे कम से कम 1/3 जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में कंज्यूमिंग होती है, और साथ ही साथ अगर सीलिंग फैंस की बात करें जिसमें 90% हाउस होल्ड कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं काउंसिल ऑफ एनर्जी के रिपोर्ट के हिसाब से। इन्वायरमेंट और वाटर की बात करें सर्वे के हिसाब से 2020 के, तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं जो क्वार्टर ऑफ हाउस होल्ड है, यानी कि 1/3 जो 1/4 हाउस होल्ड है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं। इंडिया की कूलिंग एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के हिसाब से जो नंबर ऑफ फैंस है यूज इंडिया में वो कहीं ना कहीं 1 बिलियन बिलियंस बढ़ेगी 2038 तक अब के मुकाबले में, यानी कि अब अगर 500 बिलियन है तो वहाँ पे कम से कम 500 मिलियन है, तो वहाँ 1 बिलियन जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ इनकम ग्रोथ भी, जो टेम्परेचर है वो भी साथ ही साथ बढ़ेगा, तो इस वजह से इनके जरूरत। लेकिन अब बात होती है भाई स्टार रेटिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैन को नहीं दी गई है। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE एनर्जी इंडिया एनर्जी इफिशिएंसी रेगुलेटरी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है, वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड और लेबलिंग प्रोग्राम को कहीं ना कहीं यहाँ पे लेके आया है, जिसको कहते हैं स्टार रेटिंग प्रोग्राम। यहाँ पे सीलिंग फैन पे कहीं ना कहीं मई 2022 से ही मैंडेट कर दिया गया है। ये जो बहुत समय से लॉन्ग वेटेड शिफ्ट था वो कहीं ना कहीं जो कि इम्प्लीमेंट होना था 2009 से, वो कहीं ना कहीं होते 2022 तक हो गया।
अगर हम बात करें, लेकिन 5 स्टार फैन की अगर बात करें, उसकी कॉस्ट अगर देखी जाए तो ट्वाइस हो जाती है जो भी एक अनरेटेड फैन होती है। लेकिन नॉट, ये कोई छोटी वेरिएट नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो भी सस्ता मिलता है ऑटोमेटिकली लोग उसकी तरफ भागेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन वो नहीं देखेंगे कि कितना कंजप्शन हो रहा है या कितना रिड्यूस हो रहा है, वो ये देखेंगे कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी होगी और डिमांड को कहीं ना कहीं एग्रीगेशन करना होगा, प्रोग्राम करना होगा, जिससे कि सेल कहीं ना कहीं 10 मिलियन जो है 5 स्टार सीलिंग फैन की हो। जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगी फैन मार्केट की, जैसे कि आपने एलईडी लैंप्स की मार्केट को देखा था, जो कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी यानी कि उजाला प्रोग्राम में दिखाया गया था। उजाला प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इसने कहीं ना कहीं एलईडी की प्राइस को, जो कि 400 रुपए थी, उसको 90 रुपए तक लेके आने का काम किया है। लेकिन अगर सीलिंग फैन की बात करें, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एलईडी के मुकाबले। क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे 4 मेजर्स जो है सस्टेनेबली और बेनिफिशियली ट्रांसफर करते हैं फैन मार्केट को। पहली, मेंटेन करना एक टेक्नोलॉजिकल एग्नोस्टिक पॉलिसीज को, ठीक है, जहाँ पे डिमांड एग्रीगेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिंगल टेक्नोलॉजी पे। अगर एलईडी की बात करें, एलईडी एक सिंगल टेक्नोलॉजी पे बनती है। अगर मान लो 9 वाट की बनानी है तो 9 वाट की जो बल्ब है वही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लेकिन अगर फैन की बात की जाए तो यहाँ पे वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी की यहाँ जरूरत है और ट्रेड ऑफ की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। एक पॉलिसी जो है वो कवर करता है मोर देन वन स्पेसिफिकेशन वुड बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग रन के लिए। और लेकिन अगर एक टिपिकली फैंस को बात करें, उसको कहीं ना कहीं यूज होती है, टाइम टेस्टेड होती है, जिसमें इंडक्शन मोटर वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें, एनर्जी परफॉर्मेंस वगैरह होती है, तो ये इन सब चीज़ों के कॉस्टली लगते हैं। अगर न्यू किट्स की बात करें, जिसमें ब्लॉक में ब्रशलेस टीसी की बात करें, वहाँ पे मोटर की बात करें, तो ये केवल कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है टेक्नोलॉजी, ये हमारे 5 स्टार की परफॉर्मेंस को भी, बेंचमार्क को भी टारगेट करता है। लेकिन इसकी जो इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हाई डिपेंडेंसी हो जाएगी कंपोनेंट पे, मतलब उसकी कंपोनेंट कहीं ना कहीं हाई डिपेंडेंट, हमारी इंडिया में तो नहीं बनती, लेकिन हाँ इंपोर्ट करना ज़्यादा करती है। अगर अदर मोटर डिजाइन की बात करें, वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और हाईली इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी रेगुलेशन कहीं ना कहीं चेंज कर सकती है इन इनोवेशन को, डिमांड को या एग्रीगेशन को, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं पे EESL की बात करें, इंटेंट है कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म बना रही है जिसमें डिमांड को एग्रीगेट किया जाए और वेलकमिंग स्टेप लिया जाए अलग अलग डायरेक्शन में। अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए, यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है, किसमें? प्राइस और रिडक्शन और क्वालिटी में भी, ठीक है, प्राइस रिडक्शन में भी और क्वालिटी में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर बात की जाती है तो प्राइस, जैसे कि एलईडी वगैरह के, जो कि उजाला प्रोग्राम में देखा गया था, जो कि लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं एंटर कर गए थे मार्केट में और हायर फेलियर हुआ था रेट्स का। अगर हम बात करें 2019 की स्टडी की बात करें, तो यहाँ पे हाफ ऑफ एलईडी ब्रांड्स को कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस हो गए थे सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राइस क्या हो गई थी, रिडक्शन हो गई थी, जिसके वजह से सेफ्टी कंप्लायंस इतनी ज़्यादा जो है फॉलो नहीं कर पाई, ठीक है। अगर वहीं अगर सीलिंग फैन की बात करें, वो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो जाएंगे और कॉस्टली भी है, ठीक है। और लो क्वालिटी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं लीड कर सकती है, डेफिसिट कर सकती है कंज्यूमर को। अगर हम लोग इस तरह से प्राइस एकदम से कम करते तो कहीं ना कहीं लोगों में, जो कंज्यूमर में क्या हो सकता है, जो पंखे की क्वालिटी है उसको गिरा देगा, और पंखे की क्वालिटी गिरा देगा तो ऑटोमेटिकली नुकसान किसका होगा? कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान टेक्नोलॉजी का होगा, जिसमें ट्रस्ट कहीं ना कहीं, जो नई टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन को और सस्टेनेबली बनाना पड़ेगा, डिमांड एग्रीगेशन करना पड़ेगा प्रोग्राम को कहीं ना कहीं, और मार्केट एक्टर की तरह इसको ट्रेजेक्टरी करना पड़ेगा, जिससे कि प्राइस रिडक्शन हो और उसको सही से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। बूस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी तरीका क्या बता रहे हैं कि आप हाई क्वालिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ाएं और हाई इफिशिएंसी फैंस जो है बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे ग्रोथ किया गया था एलईडी मार्केट का, जिसमें नई मैन्युफैक्चरर और ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया कहीं ना कहीं मिस्ड हो रहा है कि इस तरह की मेंटेन की क्वालिटी ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर और रिड्यूसिंग इम्पोर्टेंट, जो कि हम डिपेंड होते हैं पूरा कंपोनेंट के, उनकी कंपोनेंट की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर इंडिया की अगर बात करें, इसकी जो सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है उसको कहीं ना कहीं अचीव करनी होगी इकोनॉमिकल स्केल्स पे, जहाँ पे हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए, कंपोनेंट भी चाहिए, और एक्सपेंड करनी पड़ेगी अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को भी। इंडिया की ऑलरेडी अगर एक्सपोर्ट बात करें तो वहाँ पे 5 मिलियन की फैंस की डिलीवरी 2021 में हुई थी, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरेट, नेपाल, घाना, श्रीलंका, सूडान, इराक सबसे नंबर 1 पोस्ट, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे रहे थे।
पोजीशन पे रहते हैं। अगर अधिक ज़्यादा कंट्री की बात करें, वो कहीं ना कहीं मिनिमम एनर्जी इफिशिएंसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की फैंस की बात करते हैं, और इंडिया की क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं अपडेटेड होती जा रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे क्या होती जा रही है, अलाइनमेंट होती जा रही है, जिससे कि मैन्युफैक्चर और कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा इंश्योर हो चुके हैं। आखिरकार अगर बात करें, लास्ट अगर बात करें, यहाँ पे डेडिकेटेड रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करने की जरूरत है लेवलिंग प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे 30% जो सीलिंग फैन है, इंडियन सीलिंग मार्केट है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप मार्केट ही ठीक तरीके से नहीं दोगे तो कहाँ से ये सेलिंग होगी? अगर आप मार्केट ऐसे ही उठा के बिठा दोगे, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आप सारी चीज़ प्रोवाइड करोगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है। क्योंकि देखिए, एक बना रहा है कोई सीलिंग फैन बना रहा है, वो 20 रुपये कॉस्ट ले रहा है, उसको मार्केट तो मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या कस्टमर मिल रहे हैं? वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो कस्टमर कौन लेके चला जा रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है, और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ क्वालिटी नहीं आ पाती है, ना ही यहाँ पे आपकी जो स्टैंडर्ड और लेवलिंग प्रोग्राम है वो भी काम पे नहीं आ पाता है। तो इनएफिशिएंसी फैंस को कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव हो, जो अननेसेसरी अनएज्यूमिंग कंज्यूमर हो, वो कहीं ना कहीं इसको जो चाहते हैं कि सस्ती जो मिलती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा दूर करना चाहिए, और आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीज़ों को इनोवेट करना चाहिए, जहाँ पे कंज्यूमर के पास सही तरह की सही चीज़ें मिल सके, जिससे कि जो एनर्जी इफिशिएंसी हो उसको क्या किया जाए, वो भी कम हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है साइलेंट किलर। क्या है यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। इंडिया को कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। देखिए, हाइपरटेंशन की अगर इफेक्ट की बात की जाए, तीन में से एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन से जूझ रहा है, और यहाँ पे 4 अगर देखा जाए, 5 में से 4 जो है जिनके पास एडुकेट कंट्रोल भी नहीं है। ये किसके द्वारा बताया गया? जो फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, हाइपरटेंशन पे रिलीज किया गया था, जो सितंबर 19 में इसको रिलीज किया गया। यहाँ पे रिमाइंडर देने की जरूरत है कंट्री को कि वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बिगेस्ट रिस्क फैक्टर बन रहे हैं आपके डेथ के, और साथ ही साथ इजिली अवेलेबल इनएक्सपेंसिव मेडिसिन की वजह से कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रहा है। जो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जो बताया जाता है 140 या 90 की तरफ, जो मेन रिस्क है किसके? आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह के, इनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो डिजीज के देखा जा रहा है, डिजीज हो रहे हैं या फिर इनको डेथ होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेल्थ रिस्क कहीं ना कहीं आपके एसोसिएटेड होते हैं किससे? हाइपरटेंशन से, जो कि कितने 140 और 90 के बीच में रहते हैं, और ऑपरेट करते हैं कंटिन्यूसली इवन बिलो द क्लासिफाइड क्लिनिकल हाइपरटेंशन के, जिसमें लोग क्या होते हैं? डायबिटीज से जूझते रहते हैं, ओबेस से जूझते रहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लोग जो तंबाकू और अल्कोहलिक चीजों को कंज्यूम करते हैं, वो इन चीजों को ज्यादा नुकसान देखते हैं। जो हाइपरटेंशन का लेवल है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है अंडर एस्टिमेट किया गया, अल्टीमेटली रिस्क हुआ है, जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ है। अगर WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 की डाटा के हिसाब से देखा जाए, 188 मिलियन, जो एक मतलब 18 करोड़ 8 मिलियन इंडियन की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं एज ग्रुप 30 से 79 ईयर तक है, वो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। उनमें से अगर बात की जाए कंडीशंस की, जो डायग्नोसिस की, वो उसमें केवल 37% ही है, और 30% जो है ट्रीटेड है, और एक नियर 15% जो है हाइपरटेंशन जो कि अंडर कंट्रोल में है, सिर्फ कंट्रोल में है, जिसमें 30% ट्रीट किया जा रहा है, और जो कि 37 जो है डायग्नोसिस किए गए। वुमेन्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन कहीं ना कहीं अच्छी है, 108 और 172 पर 1000 पीपल पे रही है, और यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो 18 से 42% फरवरी 2022 में स्टडी के हिसाब से रही है। यहाँ ग्लोबल बर्डन की डिजीज रिपोर्ट के हिसाब से 2019 की हार्ट अटैक वॉज ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो डिसेबिलिटी और डेथ की रिपोर्ट जो बता रहे हैं, वो ग्लोबल बर्डन डिजीज के रिपोर्ट के हिसाब से हार्ट अटैक सबसे नंबर 1 पे रही है। यहाँ पे स्टडी क्या दिखा रहा है कि हम लोग एक्सेस जो सॉल्ट कंजप्शन करते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि जो मेंबर स्टेट है वो कहीं ना कहीं अचीव करना चाहते हैं 30% ऑफ रिडक्शन ऑफ मेन पॉपुलेशन, जो कि 2025 तक वो इस
अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इंडिया अभी भी इस चीज़ पे काम कर रहा है और जो भी WHO के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से आप सॉल्ट इंटेक को कम कर सकते हैं, उस राह पे चल रहा है। एक स्टडी में बताया गया है कि 4 इंडियन स्टेट कहीं ना कहीं पब्लिश की हैं 2021 में, उन्होंने पाया कि हाई सॉल्ट और शुगर कहीं ना कहीं उनके पैकेजिंग फूड पे होते हैं और इसके लिए पैकेजिंग फूड को पूरी तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप अपनी न्यूट्रिशन चीज़ों को कहीं ना कहीं फ्रंट ऑफ पैकेज पे लिखोगे कि कितने अमाउंट में वो सॉल्ट वाली चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन से रिलेटेड या नोबल इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये लॉन्च किया गया था हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव 2018 में, इसमें बताया गया था जिसमें 5.8 मिलियन जो हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं 27 स्टेट में ट्रीट किया गया था और 2023 कब जून 2023 तक में। और यहाँ पे बताया गया है कि 48% जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से और 55 जो है हेल्थ वेल्थ सेंटर से कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया गया 2021 तक। तो ये सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट बताया गया। चलिए, आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।